हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स एग्जाम 2025 के हम टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैथ का एग्जाम है 10 को, मतलब परसों। तो हम देर न करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। जो सम है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का, वो ऑलवेज क्या होता है? सिंपल सी बात है, वो होता है इरेशनल। क्योंकि एक रेशनल नंबर कभी डिवाइड नहीं होता, आप इसको किसी भी रेशनल नंबर के साथ कभी भी ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई वेयर वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स इज। अब सिंपल सी बात दिया है उसने, वेयर वाई इज मल्टीपल ऑफ एक्स इज, तो होगा क्या? वाई आंसर, क्योंकि एक्स एंड वाई की बात हो रही है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 लिख दिया गलती से, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 है, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, देन तब क्या होगा जब ये इक्वल है? तो सिंपल सी बात है, अपोजिट तो कभी नहीं होगा, अपोजिट नहीं होने वाला। अब इसने क्या पूछा है? सी बताया, सी एंड बी हैव सेम साइन, बिल्कुल यही होगा आंसर, क्योंकि सी एंड बी यहीं से हमें पता पड़ते हैं जीरोज। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड -4 इज। अब यहाँ पे आपको जीरोज दिए गए हैं -3 एंड -4, जब आप इसे ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b अपॉन ए, एंड एल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे -3 एंड -4 है, तो जब ऐड करेंगे तो माइनस का 7 होगा, बट अपोजिट होता है तो ये 7 होगा। अब 7 जिसके अंदर है बी, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये फैक्टर किए जाते हैं इनके, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए प्लस का। अब प्लस का 12 किसके अंदर है? इसके अंदर है, और प्लस का 7 भी इसी के अंदर है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी। क्योंकि -3 एंड -4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का 12 आएगा, तो आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इजक्ल टू -m एंड y इजक्ल टू n, जब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे लाइंस, तो वो कहाँ बनेगा? सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे देखो, पैरेलल नहीं होने वाला, क्योंकि -m एंड n ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग नहीं होने वाला, कोइंसिडेंट नहीं होने वाला, ये भी इंटरसेक्टिंग एट m एंड n, बिल्कुल। ये क्वेश्चन का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 2x minus y plus 3 is equal to 0 and 6x minus ky plus 9 is equal to 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन की बात की गई है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दिया क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप, ये देखो, मल्टीप्लाई बाय 3 सेम साइन है, यहाँ पे प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है माइनस है माइनस है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? वाई है, मतलब माइनस का 1 है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? -3 आना चाहिए, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -3 बन जाए, तो +3 से करोगे आप इसे मल्टीप्लाई, तो +3 कहाँ पर है आपके पास? यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन इज 0 देन द रूट्स आर। अब यहाँ सिंपल सी बात की है इसने, क्वाड्रिक इक्वेशन इज 0 और किसका? इफ द डिस्क्रिमिनेंट, तो देन द रूट्स आर, रूट क्या बनेंगे? यहाँ पे रूट बनेंगे रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 इज 5, तो अदर रूट क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, देखो यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं, अब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लस का 10। अब प्लस का 10 कब आ सकता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तभी 10 आएगा, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द nth टर्म ऑफ ए पी इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू 2n+3 देन द फर्स्ट टर्म इज। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बनने वाला है? अब इन्होंने क्या कहा है, देखो 2n+3, सिंपल सी बात है, 2+3 क्या बनेगा? 5, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा आपके पास? 5। अब ये 5 क्यों है? देखो एन कहाँ से शुरू होगा? एन 1 से ही शुरू करोगे आप, जब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 3, 2 1 = 2 प्लस 3 5, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ए पी 2 4 6 8। अब देखो यहाँ पे मैं कहूँगा, देखो फॉर्मूला रख सकते हो, फॉर्मूला रख लो, बाकी ये
आसान है, क्योंकि 10 टर्म की बात हुई है तो कोई बात नहीं, करके देख लो। यहाँ पे क्या है, देखो +2 हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से ये टेबल की बात है। तो देखो हम लिख के कर देते हैं, लिख के बहुत आसानी से हो जाएगा ये। 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 एंड 20। अब देखो ट्रिक क्या है इसमें, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 20 18 और 2 20 मतलब 40 हो गया। 60 80 110 110 आसानी से हो गया। एक बार दोबारा से ऐड करके देख लेते हैं। 20 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम इन 10 टर्म्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल 110 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए ट्राइंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल एक सिमिलर ट्राइंगल जो अनदर ट्राइंगल के सिमिलर है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। सिंपल सी बात है, जब सिमिलर है तो यहाँ पे इनको इक्वल ही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड। जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। सी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 4 एंड 6 8 इज। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले की बात होगी तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में से पुटअप करके देख लेते हैं। ये x1 है, y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 क्या है हमारे पास, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 8 माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा और ये हो जाएगा 25। जब इसे अंडर रूट से बाहर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 3 एंड 4 7। अब यहाँ पे मिड पॉइंट की बात हो रही है, देखो मिड पॉइंट के लिए क्या है, अब यहाँ पे सिंपल से x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस में y2 एंड डिवाइड बाय 2। यहाँ से x निकलेगा एंड यहाँ से y। अब यहाँ पे 2 और 4 की बात हुई तो 2 4 कितना होगा, डिवाइड बाय 2 हो गया 3। तो यहाँ पे 3 देखिए ए एंड डी में है। अब आ गया 3 एंड 7, 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 5। अब 3 5 कहाँ पर है, 3 एंड 5। ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए। द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यहाँ पे तो नॉर्मल सा है, क्योंकि देखो वैल्यूज़ को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो पूरी एक टेबल निकालनी पड़ती है, फिर आपको करना पड़ता है, और जिसे याद है वो आसानी से कर देगा। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन कोस ए इज। अब यहाँ पे साइन का इन्होंने वैल्यू दी है 3/5। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब साइन की बात थी, अब देखो हिंदी वाले लिखते हैं एंड इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन की बात थी तो देखो फर्स्ट टर्म जो होता है ये साइन होता है। साइन मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन का परपेंडिकुलर क्या दिया इन्होंने, यहाँ पे हो गया 3 एंड हाइपोटेनस कितना हो गया 5। अब इससे देखो ट्रिपलेट में करेंगे, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे क्या आना चाहिए, मतलब कि 4 का स्क्वायर। तो अब इन्हें पूछा था कोस। अब कोस क्या है, b अपॉन में h। अब हमारे पास बेस कितना है 4,
और हाइपोटेनस हमारे पास 5 है, तो 4/5 16 का हो गया आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 70। द हाइट ऑफ ए टावर इज 50 मीटर। अब देखो एक टावर है, पहले एक टावर बना लेते हैं, हाइट इसकी लगा दी हमने 50 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। यहाँ पर ये हो गया एंगल 30। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दी गई है ये कितनी होगी। अब सिंपल सी बात, देखो ये और ये किसके अंदर आता है, पहले ये देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर किया भी है, देखो ऊपर अभी अब ज़्यादा ऊपर नहीं गए। देखो यहाँ पे क्या था, अब हमें ये एंड ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, तो ये 10 में आने वाला है। अब यहाँ पे 10 कितना है, 10 30। 10 30 को आप जब लगाएंगे तो देखो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 50, और बेस हमें नहीं पता। अब 10 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो क्या होती है 1/√3 टू 30/में बेस लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई वो सॉरी ये 30 नहीं 50 है यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ये हो गया 50√3। ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 18। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द सन इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखना कि जब ये इंक्रीज होगा तो ये हमेशा डिक्रीज होगा, अगर यहाँ पे ये डिक्रीज आएगा तो वो शेडो जो होता है इंक्रीज होता है। तो 18 का बी, 18 का। ए टेंजेंट टू ए सर्कल टचेज इट एट। अब एक सर्कल का जो टेंजेंट है वो कहाँ पे कितने पॉइंट्स पर टच करता है। देखो एक सर्कल लिया तो टेंजेंट सिंपल सी बात है एक ही पॉइंट पर टच करेगा, तो 1 पॉइंट। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द। अब यहाँ पे एक सर्कल है, ऊपर सर्कल बनाया है वैसे हमने, यहाँ पे अब इसने कहा रेडियस ये 7 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ से जो है यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे कितना है 25 सेंटीमीटर। आपको पता होगा देखो टेंजेंट जो होता है ना ये 90 डिग्री पर होता है, और ये एक तरीके से हाइपोटेनस हो गया, ये 90 डिग्री है। अब इन्हें क्या कहा था 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये एक तरीके से बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो हमारे पास बेस स्क्वायर में प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर में क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब 25 दिया है तो 25 का स्क्वायर होगा 2625, और बेस हमारे पास 7 मतलब 49, प्लस में क्या आएगा परपेंडिकुलर। अब इसे जाके माइनस करेंगे तो 576 आएगा। अब माइनस जब करेंगे तो ये हो गया 576 बचा, और ये किसका स्क्वायर है 24 का, मतलब कि 20 का ए। लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट की बात की थी और टेंजेंट 90 डिग्री पर ही होता है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। The sector of the area of a sector of a circle with radius 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 60। अब देखो यहाँ पे क्या गया है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पे एक सर्कल के एरिया की बात हो रही है जो कि 60 डिग्री पर है, मतलब कि कुछ इस टाइप। आपको पता होगा देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पहला होता है वो पाई होता है, पाई आर का स्क्वायर। अब जब यहाँ पे एक सेक्टर की बात आ गई और वो 60 डिग्री का है तो यहाँ पे क्या करेंगे 60/360, क्योंकि देखो 360 डिग्री का पूरा होता है, हमें इस टुकड़े की बात की गई तो हम इसे रख लेते हैं। तो मतलब कि 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर है तो 22/7, एंड आर हमें दिया गया है 14 इंटू में 14। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 6, 7 से काटेंगे तो यहाँ पर आ गया 2, एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो 14 2 जो कितना होता है 28 का 8 कैरी हो गया 2, 14 2 जो 28 एंड 32 ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 3। तो डिवाइड कर देते हैं हम इसे। आई थिंक कहीं मिस्टेक हुआ है। देखें 6 से 0 से काटा, 6 6 जो हो गया बिल्कुल, 7 से काटेंगे तो 2 हो गया, रेडियस 14 है, एंगल 60 था, एक्यूरेट है बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 आ गया एंड 2 से इसको काटा, 7 से काट दिया 2, 2 से काट दिया, यहाँ आ गया 3, 14 2 जो 28 का कैरी 8 कैरी हो गया 2,
14 टू जा 28 एंड 2 हो गया 30, 30 डायरेक्ट रख दिया और 3 से डिवाइड किया तो ये तो ज़्यादा आएगा। ऑप्शन में तो कहीं इसका आंसर आ भी नहीं रहा इस तरीके से। 3 से काटेंगे तो एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, बिल्कुल फॉर्मूला तो यही है 10 एंड 2। 102 पॉइंट कुछ आना चाहिए आंसर, यहाँ शायद कुछ गलत है। यहाँ पे इसका आंसर यही आएगा 102 पॉइंट में 2 करके आएगा, ये इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद द डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर 14 सेंटीमीटर की बात है और सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। अब 22 अपॉन में 7 इंटू में आर कितना है हमारे पास, देखो 14 है, ये डायमीटर है, आर अगर इसे निकालना है तो डी अपॉन 2 होता है आर, मतलब कि 14 को डिवाइड जब आप करेंगे 2 से तो ये हो गया 7, 7 से 7 कट गया, 22 अपॉन जा 2 मतलब कि 44। आंसर ऑप्शन नंबर ए 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। आपको स्फेयर के वॉल्यूम के लिए देखो फॉर्मूले आपको हमेशा सारे पता होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 अपॉन में 3 पाई आर की क्यूब। आप जितने भी वॉल्यूम्स होंगे वो ज़्यादातर क्यूब में ही आते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो इसे करके देख लेते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विद रेडियस, अब 7 है, देखो 4 अपॉन में 3 रख लिया आपने एंड 22 अपॉन में 7 एंड आर कितना है 7 के क्यूब, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 से तो एक 7 डिवाइड हो जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 22 से इसे करेंगे तो ये हो गया 88, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 जा 49 डिवाइड बाय 3। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट्स में ही आएगा वैसे आंसर, क्योंकि 3 से एक्यूरेट कोई सा भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली हम कर रहे हैं तो सीधा आंसर रखते हैं ये, क्योंकि पॉइंट्स में एक ही आंसर दिया गया और कोई सा आंसर है ही नहीं। क्योंकि देखो 3 से ये भी डिवाइड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये तो होने से रहे, क्योंकि हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं तो माइंड को ऐसा लगाना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विथ साइड 5। अब देखो मैंने पहले ही बोला था आपको, जब अब यहाँ पे क्यूब की बात है, अब क्यूब के कितने साइड्स होती हैं देखो, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे एल इंटू बी, बट अगर क्यूब है तो इसमें ये इस तरीके से ऐड हो जाता है, ये हो गया हमारे पास क्यूब, मतलब कि ए का क्यूब, क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है उन्होंने, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 बी। क्वेश्चन नंबर 25, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो इसका पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की बात हो रही है, पाई की वैल्यू 22/7। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 22/7 दिया गया है 3.14, उसका हमेशा ध्यान रखना। 22/7, आर हमारे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आर का स्क्वायर एंड हाइट कितना है 7। जब यहाँ पे आपके 7 आया तो बड़ा इजी सा हो जाता है, 7 से 7 कट गया और देखो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आएगा 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 2 जा 18 और 1 19, 198 कहाँ पर है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। अब देखो जब आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट आ जाए ना प्रोबेबिलिटी में, तो सिंपल सी बात है उसका आंसर 0 ही रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 रहती है हमेशा, और इम्पॉसिबल की बात है तो 0। द वैल्यू ऑफ 1045, वैल्यू ऑफ 1045 होती जी 1। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हर कोई याद कर लेना, मैंने वैसे वीडियो एक डाल रखी है शॉर्ट में, उसे भी देख लेना, उसमें टेबल बनाने का तरीका दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 28, if a cone and cylinder have the same base and height then the ratio of their volumes is। अब देखो दोनों फॉर्मूले आपको पता है तो आसानी से कर लोगे। कॉन एंड सिलेंडर का आपको दिया गया है, और कॉन का क्या होता है, देखो सिलेंडर का तो हमने ऊपर बात कर ली, कॉन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई है, और हमारे पास सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई, क्योंकि इन्हें सेम बेस एंड सेम हाइट का है तो ये सब कटता चला जाएगा, 1/3 1/3। कहाँ पर है, ये गया। क्वेश्चन नंबर 29, द मीडियन ऑफ द डाटा। बहुत इजी है। देखो मीडियन, अब आपके पास सामने क्या है, यहाँ पे ओड नंबर्स हैं, ओड में सबसे बीच वाला नंबर क्या है 30, आंसर हो गया 30। अगर आपके पास ये इवन नंबर होते तो क्या करते हैं, हम उसमें +1 करके डिवाइड 2 करते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2, फिर उसके जो बाद नंबर आता है वो, फिर वो फॉर्मूले में पुटअप करना होता है। द मोड ऑफ द डाटा, मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है 5, आंसर हो गया 5 30 बी। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। अब यहाँ पे पहले ही देखो पाई में आंसर दिए गए हैं, ये सारे पाई में हैं, तो ज़्यादा आपको मतलब मेहनत नहीं करनी, सिंपल सा है। वॉल्यूम आपको स्फेयर का पता होना चाहिए, फॉर्मूला मतलब 4/3 पाई, इसमें दिया ही है पाई। अब आर की क्यूब होती है क्यूब। अब आपके पास क्या है, देखो 4/3 लिख दिया, सिंपल सी बात है। पाई ऐसे ही रहने देंगे हम इसमें, और आर की क्यूब मतलब कि 3 × 3 एक 3 से ये 3 कट गया, 3 3 9 और 9 4 36। अब पाई में था तो 36 पाई हो गया आंसर। ये दोनों आंसर एक जैसे हैं तो ये ए एंड डी कोई सा भी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 32, द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज। अब देखो एचसीएफ जब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात आ जाए तो ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 4 होगा, मतलब कि नन ऑफ दीज ऑप्शन में है ही नहीं। नहीं, एक मिनट, द एचसीएफ ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स, यहाँ पे कंजिक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर्स की बात हुई है, सॉरी, क्योंकि इवन नंबर्स है तो यहाँ पे इवन नंबर्स में स्टार्टिंग जो होता है वो 2 से होता है, तो आंसर इसका 2 होने वाला है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, सॉरी ये भी नहीं है, आंसर नंबर बी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इवन नंबर है और कंजुगेटिव है तो 2 से ही शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ p इज ए प्राइम नंबर देन द नंबर ऑफ फैक्टर p इज। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है, फिर से इन्हें क्या, प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कभी किससे डिवाइड नहीं होते। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ p इज, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ p इज क्या बनेगा, ये सबसे पहले तो ये बनेगा 2, क्योंकि प्राइम नंबर्स भी सबसे पहला 2 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल x² - 4x - 5 इज 5। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के तो फैक्टर लिए जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए। अब आपको पहला ही दिया गया है एक जीरो क्या है 5, तो मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ कि हमारे पास ये -5 बन जाए, तो मल्टीप्लाई बाय -1 से करूँगा तो -5 बन जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड। अब आपके पास सिंपल सी बात, जब डिग्री की बात आती है, अगर डिग्री 2 है तो वो हमेशा स्क्वायर होता है, और 3 है तो वो हमेशा क्यूब होता है। स्क्वायर एंड क्यूब, और अगर 1 है तो वो लाइनर होता है। तो हमारे पास क्या दिया है इसने 3, मतलब कि क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन x - y = 3 एंड 3x - 3y = 9 रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा x - y 3 दिया, एंड 3x माइनस का 3y = 9। देखो ये मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कि सारे जो हैं वो इक्वल हैं, तो जब इक्वल की बात आती है तो आंसर हो जाता है को इंसिडेंट लाइन्स।
क्वेश्चन नंबर 37, द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 6 एंड 4x प्लस 6y इक्वल 12 रखते हैं इसे, फिर देखते हैं क्या है। 4x प्लस में 6y इक्वल 12, देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब आपके सामने सारे इक्वल हैं। अब इक्वल में क्या होता है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। बी, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन आर इक्वल, अब देखो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट इज, अब यहाँ पे दिया है इसने रूट जो है ना क्वाड्रिक इक्वेशन के वो इक्वल हैं। अब जब यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, ना वो पॉजिटिव होगा ना वो नेगेटिव होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 39, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे रूट्स जो है दिए नहीं है और उसमें करना है। देखो मैंने बताया था इसके फैक्टर्स होते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके ये होना होता है। तो जब यहाँ पे हमने ऊपर कर भी चुके हैं वैसे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे -7 के क्या बनेंगे, 5 एंड 2, और 5 एंड 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 40, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एपी में जब कॉमन डिफरेंस की बात आती है डी निकालना होता है, हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, आंसर आएगा 3। बी। क्वेश्चन नंबर 41, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी, अब देखो 5 टर्म्स की बात है और 4 आपके सामने दिया ही गया है, और ये एक तरीके से देखेंगे तो 2 का टेबल है, मतलब 5 टर्म्स क्या है ना, ये 10, फिफ्थ टर्म जो है। अब ऐड कर लेते हैं, देखो 10 20 एंड 1 10 मतलब 30। सी, क्योंकि 5 टर्म्स की बात हुई है पहले 5 की, 1 2 3 4 हमने 5 ही टर्म्स लिखे हैं। आंसर देखेंगे आप, 10 20 30 30, 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर, अब देखो जब आपके सामने दिया गया है जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या होंगी हमेशा, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स हैं हमारे पास जो सिमिलर हैं, तो इनकी जो साइड्स हैं देन देयर साइड्स आर, साइड्स इसकी हमेशा आपके सामने प्रोपोर्शनल नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रही है। नहीं इक्वल भी नहीं, क्योंकि सिमिलर की बात है कि एक ट्राइंगल देखो इस तरीके का भी हो सकता है और एक ट्राइंगल ये भी हो सकता है, तो साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होएगी देखने में, क्योंकि दोनों ही सिमिलर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब इसका स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के, परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या है, बेस एंड हाइट मतलब ए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात, 0 0 होते हैं, ये होता है ओरिजिन, 0 0 पर शुरू होता है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज, अब ओरिजिन पे 3 4 है और दोनों ही ये प्लस दी गए हैं, मतलब कि x यहाँ पे रहने वाला है और y है यहाँ रहने वाला है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, मतलब देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री पे होता है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 मतलब 16, ये हो गया 3 मतलब कि 9 25, और जो कि होता है 5 का, ऑप्शन नंबर सी 45 का। द वैल्यू ऑफ कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सी बात, आपके पास देखो अगर आपको पता है साइन के जो आपको टर्म्स पता है, मतलब कि टेबल है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, एक आप लाइन याद कर लो बस साइन की, साइन से आप सारी चीज़ें पता कर लोगे। यहाँ पे कोस 60 की है,
वैसे तो आपको पता होगा ये 1/2 होती है cos 60, पर आप साइन की लाइन को हमेशा याद करना, एक ही लाइन याद कर लो, साइन की ऐसे चलेगी तो कोस की ऐसे आएगी, यही लाइन होती है जो रिपीट होकर ऐसे आती है, ये उल्टा। अब साइन 30 और कोस 60 बिल्कुल इक्वल है। अब 1/2 यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब कि 0.5, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 0.5 आता है। क्वेश्चन नंबर 47, इफ 10 is equal to 1 then the value of a 10a। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू कब होती है, जब 1045 होता है, मतलब कि b। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो अब यहाँ पे पहले हाइट टावर की, यहाँ पे 30, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 45, दैट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, ये 30 है एंड ये एंगल दिया है 45 का। अब हमारे पास क्या होता है, देखो ऊपर भी हमने किया है क्वेश्चन, फिर वही हिंदी वाले लिखते हैं लाल बटे कक्का एंड इंग्लिश वाले लिखेंगे पी बी पी एंड एच एच बी, यहाँ पे बी है कोने पे। तो अब हमारे पास देखो ये एंड ये किसके अंदर है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, तो ये हमारे पास 10 के अंदर आता है, 1045। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया है 30 और बेस हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क। और 45 डिग्री मतलब 1, मतलब कि इक्वल आने वाला है यहाँ पे 30 अब में बेस, यहाँ पे 1 मानेंगे तो ये मतलब कि आंसर हो गया 30, ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। अब यहाँ पे तो रेडियस दी है सर्कल की 14, तो डी कितना होता है, डी इक्वल टू होता है बेटा 2r, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 28। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ 52। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग, और यहाँ पे ड्राइंग अ किंग की बात हो रही है। अब ये कितने होते हैं, इसके अंदर होते हैं ये 4। अब इसे जब आप करेंगे तो 4 अपॉन में 52 करेंगे तो 4 से 1 एंड अपॉन में 13, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा ये सारा हमने कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।